हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में और डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलो। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ये 10th क्लास में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, बहुत ही ईजी है। कि रिलेशन पता है क्या होता है, वी इक्वल्स टू में आई आर होता है ना। वी इक्वल्स टू आई आर पढ़ा हुआ है कि जो करंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, एंड पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यही चीज सेम इसमें लिखी हुई है कि current is directly proportional to potential difference and potential difference is directly proportional to current। ठीक है, it is the current flow in a conductor is directly proportional to the potential difference। जितना कंडक्टर में करंट फ्लो होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब कहने का ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो करंट को फ्लो होने में मदद करता है। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, कम वोल्टेज होगा तो करंट कम आएगा, है ना। और देखो कि कम वोल्टेज आ रही होती है तो करंट भी क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। मतलब कि सही से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं वो सही से जलते नहीं है, बल्ब हो, फ्रिज हो, टीवी हो, तो वहां पर कम वोल्टेज होने से वो इलेक्ट्रिसिटी भी वहां पर फिर कम आती है। ठीक है, ज्यादा वोल्टेज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आ गई। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, और पोटेंशियल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पर पोटेंशियल इसको हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, तो V इज इक्वल टू में क्या आएगा, आर आई। इसको हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा आर। आर क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। वैसे तो हम V इक्वल टू में आई आर लिख देते हैं सिंपल, लेकिन आई आर नहीं होता, V इक्वल टू में आर आई होता है, क्योंकि आर जो है यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस, जिसको आप इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हो। ठीक है, या सिंपल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप एक और चीज देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। यहाँ पर अगर आप रिलेशन देखो तो V अपॉन में आई इक्वल में आर हो जाएगा। अगर आर की वैल्यू फाइंड करना चाहो तो यहाँ पर इस अपॉन में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यहाँ पर करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। मतलब क्या है कि अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां करंट कम फ्लो होगा। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या आता है, वो क्या करता है, रेजिस्ट मतलब रोकना, रुकावट, अपोज करता है करंट को फ्लो होने में। ठीक है, वो करंट को फ्लो होने में रोकता है, अपोज करता है। तो अगर किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पर करंट कम फ्लो होगा। ये इसके इन्वर्सली है ना, देखो आर जो है इसके इन्वर्सली है करंट के। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना आप। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राफ क्या बनेगा इनके बीच में, अगर हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें, तो यहाँ पर करंट ले लेते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल ले लेते हैं, यहाँ ओरिजिन है। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा ये स्ट्रेट लाइन का कर्व बनेगा यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है यहाँ पर कि जितना ये इतना बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। V को यहाँ भी लिख सकते हो, I को यहाँ भी लिख सकते हो, उसमें कोई उतना इश्यू नहीं है। तो आपको यहाँ तक ग्राफ प्लॉट करके आना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ करेंगे। इससे जो मैंने डेफिनेशन बताई थी इससे पहले ओम्स लॉ में, उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, वो लिखना जरूरी है कि व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, बच्चे नहीं लिखते क्योंकि वहां पर क्या है, कंडीशन दी हुई है कि जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा ना ओम्स लॉ में, तभी वहां पर क्या होता है, वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, पोटेंशियल और करंट। ठीक है, तो यहाँ पर डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में हम क्या देखेंगे कि हम इसको प्रूफ करेंगे। ओम्स लॉ को एक तरह से कह सकते हैं प्रूफ करेंगे, या फिर हम रेजिस्टेंस देखेंगे कि कितनी होती है एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रूफ करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है, इससे पहले जो वीडियो बताई थी मैंने आपको, उसमें मैंने क्या करवाया था, जो एज वी नो, इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने डिराइव करवाया था करंट का फॉर्मूला, NeAVD, ये करवाया था, है ना, NeAVD। तो इसके बाद VD का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होगा, E कैपिटल E टाउ एवरेज अपॉन में M। यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिया है फिर से, तो यहाँ पर इसलिए प्लस का साइन आएगा, पॉजिटिव होगा E। ठीक है, तो यहाँ पर टाउ एवरेज लिख सकते हो, या फिर सिंपल टाउ भी लिख सकते हो, तो उससे कोई वो नहीं है। ठीक है, तो सिंपल हम टाउ लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसके बाद इस VD की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, क्योंकि हमने इससे पिछले वाली वीडियो में भी ऐसे किया था। ठीक है,
बस सिंपल है। इसमें क्या है, एन ई ए वी डी, वी डी की जगह पे क्या कर दोगे, ये पुट कर दोगे, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन में एम, ठीक है। ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, एन ई स्क्वायर ए ई टाउ अपॉन में एम। अब स्टूडेंट्स देखो, एक रिलेशन हमने और पढ़ा हुआ है इससे पहले, एज वी नो क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, ईडी, ये पढ़ा हुआ है ना, v इक्वल टू ईडी होता है। तो यहाँ पर जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक करवाया था वहां पर पढ़ाया था v इक्वल टू ईडी। तो यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और D क्या है, लेंथ है। इसमें जो डायग्राम बनेगा ना, इसमें डिडक्शन ऑफ ओम्स वही डायग्राम बनेगा जो सेम आपने आपने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपने किया था, डायग्राम बनाया था, वही डायग्राम सेम इसमें बनेगा। तो बनाना है तो बना देना, वरना कोई वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर D जो है लेंथ है, तो उसमें हमने लेंथ क्या लिया था, L लिया था। तो यहाँ पर V इक्वल टू EL लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से V अपॉन में L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्या हो जाएगा, V अपॉन में L हो गया। अब इस V अपॉन L को पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ लिख दो आप, पुटिंग E इन इक्वेशन, इसका इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूं, क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा I इज इक्वल टू में एन ई स्क्वायर ए, और E की जगह पे क्या लिखोगे, V अपॉन एल, V अपॉन में L, फिर टाउ यहाँ पर है और M नीचे है तो एम भी लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद, इजी है बहुत। यहाँ पर हमें V अपॉन आई करना है, तो V यहाँ पर है ही और I नीचे ला देंगे, तो एम एल ऊपर चला जाएगा, तो एम एल यहाँ हो गया, ये एन ई स्क्वायर ए वी टाउ अपॉन में आई हो गया। तो हमें V अपॉन आई रखना है बस, बाकी जो वैल्यू मल्टीप्लाई में ऊपर है वो सारी नीचे आ जाएंगी इसके ml के, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो एन ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा और a भी नीचे आ जाएगा और टाउ भी नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, V अपॉन में आई बचेगा, ठीक है। अब V अपॉन आई किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। V अपॉन आई किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि R इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ एवरेज, ठीक है। टाउ एवरेज लिख दो या फिर टाउ लिख दो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो मतलब आपका रेजिस्टेंस जो आया है कंडक्टर के अंदर, टोटल रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता कितना है, वो इतना होता है, ठीक है। तो m क्या होता है स्टूडेंट्स, मास होगा, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लेंथ होगा यहाँ पर कंडक्टर का, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब, और यहाँ पर जो A है वो क्या है, एरिया, और ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो m है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, L जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताया था मैंने, n को हमने नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन माना था। और जो आपका A है वो क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, है ना। और जो ये है आपका टाउ एवरेज या सिंपल टाउ, वो क्या है आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और R क्या है आपका, तो पता ही है क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यह आपको लिख के आना है यहाँ तक, जब आपसे क्वेश्चन हो जाएगा रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, तो आप तो यहाँ तक लिख करके आना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।